गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा। तो आरपीएससी की सीरीज का एक और नया वीडियो आज की शैली में है। आज के वीडियो में हम ईरानी शैली और मुगल शैली की शुरुआत करेंगे। लेकिन मुगल शैली में क्या है, हम आज केवल बाबर और हुमायूं के काल को देखेंगे, क्योंकि मुगल शैली बहुत बड़ी है तो इसे कई पार्ट में देखेंगे, हम 2-3 पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हमारी ईरानी शैली, इसका परिचय देखते हैं। तो ईरानी शैली, फारसी शैली, इसी को ईरानी शैली को फारसी शैली भी, तथा जो मुगल कला का है, इन तीनों का जो बेस यानी जो जन्म माना जाता है वो समरकंद व हेरात। ये कहा मिडिल ईस्ट इंडिया में पड़ता है, मिडिल ईस्ट एशिया में ये जो जगह है कौन सी, समरकंद और हेरात है। तो वहां पे हुआ है किसका, ईरानी। और इन दोनों शैली, जो फारसी शैली या फिर मुगल शैली के, इन दोनों का बेस क्या है, ईरानी शैली। तो इनका जन्म कहाँ, समरकंद व हेरात में हुआ। ये इनके किसके, तैमूर वंश, जो तैमूर वंश था उसके शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त था इस शैली को, और उन्हीं के शासकों में इसकी शुरुआत हुई थी। जो तैमूर था उसका पुत्र शाहरुख, ये बहुत ही कला प्रेमी कवि था। ये क्या था, कला प्रेमी कवि और शासक था, कला प्रेमी शासक था। इसने इस शैली को बहुत ही आगे तक बढ़ाने में बहुत सहायता की। इसने अपने दरबार में कवियों और कलाकारों को आश्रय दिया, यानी कि प्रश्रय दिया था किस, कवियों को और कलाकारों को। शाहरुख ने जो हेरात नगर है वो किसने, शाहरुख ने ही इसकी स्थापना की और यहीं पे अपनी राजधानी बनाई थी। शाहरुख ने हेरात नगर की स्थापना कर वहां पे अपनी राजधानी बनाई। और इसके जो प्रमुख ईरानी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से, बिहजाद और शाह मुजफ्फर, बिहजाद और शाह मुजफ्फर थे। हेरात इसका मुख्य केंद्र था। हेरात जो जगह है वो प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहीं पे इस राजधानी थी शाहरुख की। अच्छा, जो मुगल कला है या फिर जो ईरानी शैली आई है, शुरुआत में क्या था कि इस्लाम में मानव और पशु पक्षियों का चित्रण निषिद्ध है। तो जिसके कारण इसमें क्या था, पहले तो रूढ़वादी, जो रूढ़वादियों की वजह से पूरी तरह से निषिद्ध था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनमें सभी और पशु पक्षी के भी चित्रण होने लगे। तो प्रारंभ में एकदम निषिद्ध था, कोई चित्रण नहीं करता था, लेकिन बाद परवर्ती जो शासक आए उनके संरक्षण में कलाओं में देखा गया है कि मानव के भी और पशु पक्षी के भी चित्रण होने लगे। फिर जो बिहजाद, बिहजाद चित्रकार है उसके बारे में, ये पूर्व का राफेल नाम से जाना जाता है। बिहजाद को क्या, पूर्व के राफेल के नाम से जानते हैं। और इसने एक बिहजाद स्कूल की स्थापना की और ये चल के आगे ईरानी शैली बनी। इसने क्या, बिहजाद कला स्कूल, एक कला स्कूल की स्थापना की, बिहजाद स्कूल। यही, इसी शैली, यही जब आगे बढ़ी तो ये शैली क्या बनी, यही शैली बन गई ईरानी शैली। हेरात शैली का जन्म, इसे हेरात शैली भी कहते हैं, अभी जात को ये हेरात शैली के जन्मदाता माना जाता है। ये क्या था, सुल्तान जो थे हुसैन बोगरा, उनका, सुल्तान हुसैन बोगरा, इनका दरबारी चित्रकार था ये। और फिर इसके बाद जो शाह इस्लाम इस्माइल आए, उनके भी दरबार में इसने दरबारी चित्रकार के रूप में काम किया। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तुझके बाबरी, उसमें इसका जिक्र किया है, किसका, बिहजाद का। बाबर की जो तुझके बाबरी है आत्मकथा, उसमें बिहजाद का वर्णन किया है। अब ईरानी शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जैसे ये अजंता व चीनी जो कला शैलियां थी, इनमें क्या, इसकी रेखा प्रभाव, अजंता व चीनी कला शैली के रेखा प्रभाव से प्रभावित थी। चित्रकला क्या थी, इसकी रेखा प्रधान थी। फिर सपाट रंग भरने का प्रचलन था। सपाट रंग ये होता है कि बिना मिक्स किए हुए रंग, पूरे अच्छे से बिना मिक्स किए हुए रंग, फिर दूसरा रंग, ऐसे, ये नहीं कि दोनों को ऐसे मिक्स करते हुए। सपाट रंग, अलग अलग रंगों के पता चले कि यहाँ पे ये रंग है, वहां पे वो रंग है। फिर अमिश्रित एवं चटकीले रंग में आ गया, यानी बिना मिश्रण किए हुए और चटक रंगों का प्रयोग। छाया प्रकाश का अभाव था, यानी इनमें क्या था, छाया प्रकाश नहीं दिखाया जाता था चित्रकारी में। व्यक्ति चित्रण की अपेक्षा क्या, अलंकारिता, जो मुख्य चित्र होता था उसकी जगह उसके जो अलंकरण किया जाता था उस चित्र में, उस पे ज्यादा
ध्यान दिया जाता था। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का छवि बनाया गया, जैसे छवि बना दिया गया किसी व्यक्ति का, तो इस चित्र की अपेक्षा अगर मान लेते हैं जो आसपास के जो हैं, इसमें जो अलंकरण किए जाते थे या फिर हाशियों में, बाद में हाशियों का प्रचलन भी कहाँ से, मुगल शैली से ही माना जाता है। तो इसमें जो अलंकरण था उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। भवन कहीं बनाए गए हैं तो वो क्या, मेहराबदार भवन बनाए जाते थे, जालियां बनाई जाती थी, जालियां युक्त, और नक्काशीदार अलंकरण। नक्काशी अलंकरण कैसे, जैसे खास तौर से द्वारों पे पूरे नक्काशी के साथ अलंकरण किए हुए। पुरुष जो आकृतियां हैं वो सरों के वृक्ष के रूप में बनाई गई हैं, लंबी लंबी सरों के वृक्ष के, और नारी को लता के रूप में कोमल बनाया गया। नारी को लता के रूप में कोमल, पौने दो चश्म चेहरों की अधिकता है। क्या है, ईरानी शैली में पौने दो चश्म चेहरों की। चित्रकार के नाम लिखने का प्रश्न, जो चित्र बने हैं उसमें क्या है, एक सफेद ऐसे पट्टी बनाई जाती थी, उस पे चित्रकार के हस्ताक्षर और नाम लिखने के प्रचलन कहाँ से, ईरानी शैली से शुरू हो गए थे। चित्रण में हास्यों की शुरुआत, बताया मैंने कि हास्यों की शुरुआत, और जो क्षितिज रेखा थी, क्षितिज रेखा जब भूदृश्य या फिर कोई दृश्य चित्र, तो क्षितिज रेखा एकदम ऊपर की ओर रहती दिखती थी, पता चलता था उसमें। पुरुष की जो आकृतियां थे उसमें गर्दन पतली थी, चेहरे छोटे, आंख छोटी छोटी आंखें और पतली नाक बनाई गई है। अब आती है हमारी मुगल कला शैली, जो चित्रकला की मुगल शैली, ये भी लघु शैली के, पाल और जैन शैली जो है वहीं से लघु चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है और लघु चित्र शुरू हो गए। तो मुगल शैली क्या है, मुगल शैली 16वीं से 18वीं, ये जो शैली है भारत में कब से, मुगल राजवंश के दौर में ही चली। यानी मुगल बाबर से शुरुआत हुआ, क्या हुआ, बाबर से शुरू हुई, और ये औरंगजेब, शाहजहां से इसका पतन शुरू हुआ, और औरंगजेब के टाइम में तो इसका एकदम पतन हो गया, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही कट्टर था। औरंगजेब कट्टर इस्लाम को मानने वाला था, इसने चित्रण को एकदम पूरे ही निषिद्ध कर दिया था। कुछ चित्र बने हैं औरंगजेब के समय के भी मिलेंगे जो उसके आदेश के बाद ही बनाए गए हैं, यानी उसके परमिशन से वो चित्रों का निर्माण, यानी कि ये बाबर से शुरुआत हुई, और बाबर और हुमायूं में माना जाता है कि केवल शुरू ही हुआ। सबसे चित्रकला का सबसे स्वर्ण काल कहाँ माना जाता है, जहांगीर, स्थापत्य कला का शाहजहां, और पूरी की पूरी मुगल कला का, उसमें क्या आ जाएगा, साहित्य। और केवल साहित्य माने तो अकबर के टाइम में, लेकिन पूरा जो स्वर्ण काल पूरे अकबर काल के, सॉरी, मुगल कला का स्वर्ण काल किसमें है, अकबर के समय में। अकबर के समय चित्रकला, जहांगीर, और स्थापत्य कला शाहजहां के समय की क्या है, स्वर्ण काल रहे हैं। तो शाहजहां क्या था, स्थापत्य का, तो जहांगीर के समय पूरे चरम पे थी चित्रकला, और शाहजहां के बाद इसका पतन का दौर शुरू हुआ, और औरंगजेब के टाइम इसका लगभग पतन हो गया मुगल शैली का। तो चलिए देखते हैं मुगल शैली क्या है। मुगल शैली यहाँ के जो कुछ स्थानीय शैलियाँ थी, जो भारत की स्थानीय, उसकी और ईरानी शैली दोनों को मिक्स करके क्या हुई, मुगल शैली का निर्माण हुआ। मुगल काल दो भागों में विभाजित, एक तो मुगल काल और उत्तर मुगल कला। ये जो कला क्या है, मुगल कला और उत्तर, उत्तर मुगल कला कहाँ से, औरंगजेब के पतन से शुरू होती है, और बाद के जो परवर्ती जो भी चित्रकार शासक आए उनके समय में, जैसे ये बाद में उत्तर मुगल कला में साउथ में तीन चार शैलियों में आ जाएगी, दक्षिणी शैली के रूप में, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये तीन प्रमुख केंद्र बन जाएंगे इनके। ये सभी को हम एक एक करके देखेंगे आगे। इसमें क्या है, भारतीय पौराणिक एवं धार्मिक ग्रंथों के आधारित चित्र बनाए गए। सबसे ज्यादा कब बने, अकबर के समय। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एक सूत्रता की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि ये थी कौन सी, मुगल कला। अब आते हैं हम बाबर के समय में। तो बाबर के बारे में पहले देख लेते हैं। बाबर का जन्म कब, 14 फरवरी 1883 फरगना में हुआ था। पिता क्या, पिता का नाम उमर शेख मुर्जा, जो कि तैमूर वंश थे, और माता कुतलुग निगार खानम थी, ये मंगोल वंश की। तो इसमें क्या हुआ, तैमूर और मंगोल
दोनों के कलाओं का मिश्रण था। और ये नहीं कि केवल बाबर के बाद जो परवर्ती आए जैसे अकबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनमें कलाओं में भी तैमूर और मंगोल दोनों वंश का मिक्स दिखा है। पूरा नाम बाबर का क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आत्मकथा इसकी है तुझके बाबरी और बाबरनामा, दोनों क्या है? तुर्की भाषा में। तुझके बाबरी और बाबरनामा दोनों तुर्की भाषा में लिखी गई हैं। इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी बाबर ने। यह एक सिद्धहस्त कवि था। सिद्धहस्त यानी कि बहुत ही पारखी कवि और सुंदर गद्य लेखक भी था तथा कला पारखी शासक था। अब जो इब्राहिम लोदी, जो उस समय तत्कालीन जो साम्राज्य, ये सल्तनत काल का लोदी वंश का शासक था, जो आखिरी लोदी वंश का शासक रहा है इब्राहिम लोदी, उसके चाचा थे दौलत खान और आलम खान। इन दोनों ने इसको बाबर को निमंत्रित किया था कहाँ पे? भारत पे आक्रमण करने के लिए। तो उसने लाहौर जगह पे आक्रमण किया। भारत पे आक्रमण का मतलब क्या? उस समय का पाकिस्तान, भारत। ये 1526 की बात है। उस समय क्या था? 1526 ईस्वी। जो पाकिस्तान है वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो लाहौर पे इसने आक्रमण किया और कब्जा किया था। किसने? बाबर ने। फिर इसने जो आत्मकथा है तुझके बाबरी, उसमें बीजात, जिसे फुरुका राफेल भी कई बार आया, बीजात फुरुका राफेल किसे? तो बीजात। और शाह मुजफ्फर नामक मुसब्बिर, कई बार मुशब्बिर शब्द आएगा। मुसब्बिर शब्द का क्या है? फारसी में मुसब्बिर को कहते हैं और इसी को हिंदी में चित्रकार कहते हैं, कलाकार। तो मुसब्बिर, इन दोनों मुशब्बिरों का क्या था? उसने ईरानी कलाकारों के अपने आत्मकथा में वर्णन किया है। और वो अपने साथ क्या लाया था? शाहनामा की सचित्र प्रति। ये करीब करीब जब तक मुगल काल चला, लगभग 200 साल तक, तो ये क्या थी? शाही पोथी खाने में रखी थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो ब्रिटिश क्या के इसको ले जाके अभी कहाँ पे? ये एशियाटिक सोसाइटी लंदन में के संग्रहालय में रखी गई। इसमें बाबरनामा का सबसे उत्कृष्ट चित्र क्या है? बाबर बगीचे में दावत करते हुए। बाबर बगीचे में दावत करते हुए क्या है? बाबरनामा का सबसे उत्कृष्ट चित्र है। इसके अलावा उसने कटे सिर वाली मजा फतेहपुर सीकरी और में बनवाई तथा पानीपत और संभल में मस्जिदों का निर्माण कराया। पानीपत और संभल में मस्जिद का निर्माण कराया था। चौखंडे बगीचे का निर्माण, ये जो चार बाग पद्धति है स्थापत्य कला की, चार बाग यानी कोई भी महल बनाया गया और उसके सामने जो है खाली स्थान है, इसको चार पार्ट में बना के ये चार अलग अलग बगीचे, ऐसे रास्ते बनते थे बीच में और ये चार बगीचे बनाए जाते थे महल, जैसे ये महल हो गया उसके सामने। तो ये चार बाग यानी चौखंडे बगीचे भी जैसे, तो ये कहाँ से? मुगल कला की ही देन है। तो ये चौखंडे बगीचे का निर्माण शुरू किया। फिर बीजात के बारे में इसने क्या लिखा? बीजात के बारे में लिखा है कि ये कुशल चित्रकार था, व्यक्ति चित्रकार। लेकिन जब बिना दाढ़ी वाले युवा चेहरे उसके सामने होते थे तो वो उनको अच्छे से चित्रित नहीं कर, यानी कि बढ़िया से चित्रित नहीं कर पाता था। और शाह मुजफ्फर ये क्या था? सदृश्य चित्र बनाने में निपुण, यानी कि देख के जो दृश्य चित्र बनते थे उसको बहुत ही निपुण था शाह मुजफ्फर। फिर अगला हमारा है हुमायूं काल की कला। तो हुमायूं काल की कला में आगे देखते हैं हम हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था और इसके भाई, चार भाई, कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदा, चार भाई थे। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना दिल्ली में की थी। एक दीन पनाह नगर की स्थापना की जो कि दिल्ली में था। पत्नी का नाम हमीदा बानो था, जिसे हाजी बेगम भी कहा जाता था। और इसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने ही इसकी आत्मकथा हुमायूं नामा की क्या की? रचना की। किसकी? हुमायूं के आत्मकथा। और 1540 में, ये जो 1530 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो ये क्या हुआ? गद्दी पे बैठा। और 1540 में कन्नौज के युद्ध हुआ शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी पहले क्या था? बाबर के समय में ये एक सेनापति था मुगल शासक का। लेकिन ये बाद में इसने अपना विद्रोह करके 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ किसके? हुमायूं और शेरशाह के बीच।
जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और वो भारत छोड़ के चला गया। तो ये जब भारत छोड़ के जा रहा था तो लाहौर होते हुए ये अमरकोट, जो कि सिंध प्रांत अभी का पाकिस्तान है, वहां के अमरकोट के राणा थे बीरसाल, राणा बीरसाल की शरण में गया। राणा बीरसाल के शरण में गया, यहीं पे क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था राणा बीरसाल के महल में ही। फिर वह ईरान में 1 साल तक रहा। इसके बाद वो कहाँ गया, ईरान। ईरान में 1 वर्ष तक रहा। तो ईरान के जो शासक थे शाह ताहमास्प, इन्होंने क्या किया, इसका बहुत ही भव्य स्वागत किया और इसके साम्राज्य को वापस लाने के लिए उसने एक सेना दी। और इस सेना का एक कुशल सेनापति कौन था, बहराम खान। उसका एक कुशल सेनापति बहराम खान, जिसकी कुशलता से ही इसने क्या किया, फिर पुनः अपनी गद्दी वापस ली। कब, 1555 में। फिर जो 1555 में ये भारत आया तो ये अपने साथ 2 चित्रकार लाया था। कौन कौन से, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। तो मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण में माहिर थे और पशु चित्रण में माहिर कौन था, अब्दुल समद सिराजी। इसके बाद एक ग्रंथ है, कौन सा, नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही। नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही, इसमें सैयद अली और बेजाद दोनों ने मिलकर इसको चित्रित किया। किसने, मीर सैयद अली और बेजाद दोनों ने मिलकर इसको चित्रित किया था। और 1555 में बहराम खान जैसे योग्य सेनापति की मदद से इसने दिल्ली पे पुनः अधिकार कर लिया। और 1556 में जो पुराना किला, दिल्ली में अभी भी पुराना किला है जो कि हुमायूं के ने बनवाया था, तो पुराने किले से के पुस्तकालय से गिर के क्या हुआ, अजान का समय था, अजान की सुन के ये मस्जिद जा रहा था, वो पुस्तकालय से उठ के, और जैसे ही वो पुस्तकालय की सीढ़ियों पर गया तो लड़खड़ा के गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब इसने एक कबूतर का चित्रण कराया था, ये सबसे फेमस। ये क्या है, जब दिल्ली की तरफ आ रहा था जो 1555 में, तो इसने अपना खेमा डाला, वहां पे एक कबूतर आके खेमे पे बैठ गया। तो उसको पकड़ के इसने उसके पंख काटे और फिर उसका चित्रण कराया, और चित्रण करा के फिर इसे छोड़ दिया था। फिर हमजा नामा का क्या क्या चित्रण इसने शुरू किया, और मुगल कला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है। मुगल कला का, जिसी को हमजा नामा क्या है, आमीर हमजा, जो आमीर हमजा का ये अनुवाद है। फिर मासिर उल उमरा ग्रंथ का भी इसने चित्रण कराया था। हमजानामा का चित्रण इसने प्रारंभ किया लेकिन समाप्त नहीं कर पाया, उसे किसने खत्म किया था, अकबर के समय में। अकबर ने इसको पूरी तरह से चित्र करके इसको पूर्ण कराया, चित्रण कार्य। फिर बहराम खान से, ये तो हो गया पॉइंट, दिल्ली पे पुनः शासन। कबूतर का पंख काटकर उसका चित्रण करवाया था उसने। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रण, जिसको अकबर काल में पूरा किया गया। अब एक बालक अकबर अपने पिता हुमायूं को चित्र भेंट देते हुए, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र किसका, हुमायूं नामा का। ये जो हुमायूं नामा का बहुत प्रसिद्ध चित्र है, जिसे तेहरान के गुलिस्ता पोथी खाने में अभी संग्रहित है। ये कहाँ पे है, तेहरान में गुलिस्ता पोथी खाना है। पोथी खाना मतलब क्या होता है, पुस्तकालय या संग्रहालय बोल सकते हैं, में संग्रहित है। और दोनों ईरानी चित्रकार से, ये जो दोनों ईरानी चित्रकार थे, कौन से, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी, हुमायूं ने स्वयं तथा अकबर को भी चित्रकला की शिक्षा दिलवाई थी। किसने, हुमायूं ने चित्रकला की शिक्षा खुद भी ली थी और अकबर को भी दिलवाई थी। तो इस तरह से हमारे ईरानी शैली में मुगल शैली को भी हमने, ईरानी शैली का मुगल शैली की शुरू कर दी, जिसमें बाबर काल की और हुमायूं काल के कुछ तथ्यों को देखा। आगे हमारा एक वीडियो आएगा विस्तृत रूप से, जो होगा अकबर पे बेस्ड, केवल वो अकबर के समय के हम देखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, अकबर काल के कला का। फिर नेक्स्ट होगा जिसमें 3 बाकी परवर्ती होंगे, उसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।